हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू AFCA क्लासेस। मैं पूजा शर्मा आप सभी का एक बार फिर से एनटीटी क्लास में स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था लास्ट 7th क्वेश्चन। अब हम उसी से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप लोग अपनी बुक्स में पेज नंबर 154 क्वेश्चन नंबर 8 ओपन कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पर है। आगमन विधि से आप क्या समझते हैं? इसके गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। तो देखो, आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्यों और घटनाओं के निरीक्षण और विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। यानी कि इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर या फिर विशिष्ट से सामान्य, भूत से अभूत की ओर ले जाने के लिए शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, इस आगमन विधि में शिक्षण क्रम को अलग अलग यूनिट्स में बांटा गया है। सबसे पहले आता है उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, यानी कि ऐसी यूनिट जिसमें हर चीज़ को एग्जाम्पल से समझाया जा सके। सेकंड आता है विश्लेषण, यानी कि इस यूनिट में प्रस्तुत किए गए उदाहरणों का बालकों द्वारा निरीक्षण करवाया जाता है। थर्ड हम इसमें पढ़ेंगे सामान्यीकरण, यानी कि इस यूनिट में बालक सामान्य नियम निकालते हैं। फोर्थ हम पढ़ेंगे टेस्टिंग, यानी कि प्रशिक्षण। इस यूनिट में बालकों द्वारा निकाले हुए सामान्य नियम की विभिन्न उदाहरणों द्वारा परीक्षा की जाती है। अब इसके कुछ गुण हैं, क्या क्या हैं देखते हैं। आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से जटिल की ओर चलकर उदाहरणों द्वारा बालक से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं। सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे, इस विधि में बालक उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम स्वयं निकालते हैं। थर्ड आता है, इस विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हुए बालक को सीखने के प्रत्येक स्तर को पार करना पड़ता है। यानी कि ये कुछ इसके गुण हैं जो आप इजीली पढ़ सकते हो। इसके बाद हम आगमन विधि के दोष पढ़ेंगे। इस विधि द्वारा सीखने में शक्ति और समय दोनों अधिक लगते हैं। यह विधि छोटे बालकों के लिए ठीक नहीं है। थर्ड हम इसमें पढ़ेंगे, आगमन विधि द्वारा केवल सामान्य नियमों की खोज की जा सकती है। इस विधि द्वारा प्रत्येक विषय की शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो ये कुछ इसके दोष हैं जो हमें देखने को मिले। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रयोगात्मक विधि, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब देखो, प्रयोगात्मक विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें बालक ज्ञान के अपने प्रयासों की सहायता से प्रयोग द्वारा स्वयं प्राप्त करता है। इस विधि में करके सीखने के सिद्धांत पर विशेष बल दिया जाता है। अब देखो, इसमें भी आप अलग अलग यूनिट्स पढ़ोगे, जैसे कि सबसे पहले आता है निरीक्षण, यानी कि ऑब्जर्वेशन। सेकंड हम पढ़ेंगे नियंत्रण। तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे मेजरमेंट, यानी कि मापन। अब वही है कि प्रयोगात्मक विधि के भी गुण और दोष दोनों हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम इसके गुण देखते हैं। सबसे पहला गुण आता है, प्रयोगात्मक विधि में बालक शारीरिक और मानसिक रूप में क्रियाशील रहते हैं। सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे, यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है।
थर्ड आता है, इस विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में बालकों की ज्ञानार्जन में रुचि रहती है। फोर्थ आता है, प्रयोग द्वारा बालक नवीन ज्ञान की खोज स्वयं कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ मुख्य दोष, जैसे कि प्रयोगात्मक विधि छोटे छोटे बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे बालक इस तरह के प्रयोग नहीं कर पाते। सेकंड आता है, इस विधि की सफलता के लिए विभिन्न शिक्षोपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाओं की आवश्यकता है, यानी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए, जिसके लिए धन का अभाव देखा जाता है। प्रयोगात्मक विधि द्वारा शिक्षण करने में समय और शक्ति भी अधिक लगते हैं, और ये जो शिक्षण स्थिति होती है ये काफ़ी कठिन मानी जाती है, तो इसे हर बच्चे को समझ आना संभव नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10, आप लोगों की स्क्रीन पर है। विवरण तथा वर्णन में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। तो देखो, विवरण और वर्णन दोनों ही बहुत समान शब्द हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा दोनों में समानताएं हैं। दोनों का भाषा और शैली एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। दोनों की प्रविधियों का प्रयोग केवल इसी उद्देश्य से किया जाता है कि विषय की विवेचन प्रस्तुत आसानी से किया जा सके। दोनों ही प्रविधियों द्वारा बालकों के मस्तिष्क में शाब्दिक चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। अब देखो, विवरण विधि और वर्णन विधि, इसमें अलग अलग तरह के पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो, जो कि बहुत इजी हैं, सिर्फ हमें इनके नेम याद रखने हैं। मेन तो इनमें दोनों की परिभाषाएं और उनके अंतर आप लोगों को पता होने चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11, आप लोगों की स्क्रीन पर है। शिक्षण में प्रश्न पूछने का क्या महत्व है? प्रश्न पूछने के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। यानी कि जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो क्या हमें क्वेश्चनिंग करनी चाहिए या नहीं। तो देखो, अलग अलग वैज्ञानिकों की इसमें आपको राय देखने को मिलेंगी, जिसमें हमें कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिए कि प्रश्न पूछने के उद्देश्य क्या हैं, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, अच्छे प्रश्न की विशेषता कौन कौन सी है, दोषपूर्ण प्रश्न कौन से होते हैं, या प्रश्नों को किस प्रकार से पूछा जाता है। अब देखो, एम्स ऑफ क्वेश्चनिंग, यानी कि प्रश्न पूछने के उद्देश्य, सबसे पहले आता है प्रेरणा। यानी कि जब भी हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो उससे हमें पाठ के बारे में याद रखने की प्रेरणा मिलती है। सेकंड आता है क्यूरियोसिटी, यानी कि आपकी रुचि एवं जिज्ञासा का भी तभी पता चलेगा जब आप क्वेश्चनिंग करेंगे। थर्ड आता है पूर्ण ज्ञान की जांच। अगर आप कोई चीज़ पूछ रहे हैं, इसका मतलब आपने उस विषय के बारे में पूरा पढ़ा है। फोर्थ हम पढ़ेंगे नवीन अनुभव से जुड़ना, यानी कि जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसके बाद हम सहयोग पढ़ सकते हैं, कठिनाई ज्ञात कर सकते हैं, मानसिक उपलब्धि होती है, या बोध का मूल्यांकन, या आपका ध्यान केंद्रित होना, झिझक दूर करना, या फिर जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारी रिवीजन हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग एम्स हैं क्वेश्चनिंग के। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12, आप लोगों की स्क्रीन पर है। उत्तरों के महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी कि अभी तो हमने पढ़ा कि क्वेश्चन पूछना क्यों ज़रूरी है, अभी हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ आंसर। तो इसमें सबसे पहला आता है घनिष्ठता, यानी कि जब हम
बच्चे को किसी भी क्वेश्चन का जवाब देते हैं, उसे समझाते हैं, तो शिक्षक और बालकों के आपस के संबंध घनिष्ठ होते हैं। इसके बाद उपलब्धि का ज्ञान, कई बार जब बालक कोई क्वेश्चन पूछता है तो उससे शिक्षकों का भी ज्ञान बढ़ता है। तीसरा हम पढ़ेंगे शक्तियों का विकास होना, मानसिक स्तर का बढ़ना, व्यवस्थित विचार होना, भाषा परिमार्जन, झिझक समाप्त होना, कमियों को दूर करना या बच्चों की भूल को सुधारना, ठीक है, या फिर कमजोर बालकों का पता लगाना या शिक्षा का मूल्यांकन करना। तो जब भी हम किसी के भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो हमें उसके बारे में ये सारी चीज़ें भी जानने को मिलती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों की स्क्रीन पर है। सुक्राती विधि से आप क्या समझते हैं? इसके गुण एवं दोषों का वर्णन करें। ठीक है, तो देखो सुक्राती विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें हमें यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में पता चलता है, यानी कि जो बात सत्य है उसकी परख करना या अव्यवस्थित ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए केवल प्रश्नों का ही प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि को सुक्राती विधि कहा जाता है। अब देखो इसकी कार्य प्रणाली, सबसे पहला आता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनिंग करो, ज्ञात को अज्ञात की ओर बढ़ाना या फिर सेल्फ टीचिंग करना। ठीक है, इससे हम क्या है इस विधि का अध्ययन कर सकते हैं। अब देखो इसके गुण क्या क्या हैं। सुक्राती विधि में बालकों की रुचि और उसके मानसिक स्तर की परिपक्वता को ध्यान में रखा जाता है। इस विधि में बालक मानसिक रूप से सक्रिय रहते हैं। सुक्राती विधि द्वारा सीखा हुआ ज्ञान अपना ही लगता है, बाहर से थोपा हुआ नहीं लगता। अब देखो इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे कि सुक्राती विधि के द्वारा बालकों से उन ऐतिहासिक तथा भूगोलिक चीज़ों के बारे में पता करना। सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे इस विधि में बालकों को व्यर्थ के प्रश्न पूछने की गलत आदत पड़ जाती है। ठीक है, तो बहुत आसान सा मेथड था। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, ये पूरे चैप्टर का सार है। जो जो टिप्पणियाँ आपने अभी तक पढ़ी ये सब एक साथ गिवन है। तो अगर आप लोगों ने रिवीजन करनी है तो क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोग खुद से पढ़ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही करेंगे। बाकी की हमारा जो चैप्टर बचा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल को लाइक करें और अपनी स्टडीज़ को कॉन्टिन्यूसली रखें। थैंक यू।